न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे आपनो बजट की, जहां बताएंगे आपको बजट में किसे क्या मिलेगा। साथ ही बात करेंगे आरएस अभ्यर्थियों की जिन्हें हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साथ ही बात होगी उस आरोपी टीचर की जिसे गुरुग्राम से दबोच लिया गया है। वहीं बात होगी एसीबी के जिसके शिकंजे में आज एक बड़ी मछली फंसी है। कोटा छात्रा मौत मामले में अपडेट। कोटा लाया गया आरोपी टीचर, गुरुग्राम से हुई गिरफ्तारी। 8 दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है। कुछ देर में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो 8 दिन बाद पुलिस के हत्थे वो आरोपी चढ़ गया है, जिसको लेकर लगातार कोटा में आक्रोश बना हुआ था। जिस टीचर के घर छात्रा की लाश मिली थी, 8 दिन से वो टीचर फरार था। 500 जवान और अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे और पुलिस को सुराग मिले। पुलिस गुरुग्राम पहुंची, तब जाकर इस आरोपी को पकड़ा गया। इस पूरे मामले को लेकर कुछ ही देर बाद कोटा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बताएगी कि आखिर ये आरोपी पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा और अब तक पूछताछ में इसने पुलिस को क्या कुछ बताया है। पूरे कोटा में इस हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, बाजार बंद किए गए। लगातार पुलिस पर इस हत्यारे को पकड़ने का दबाव था। अब पुलिस ने क्या जानकारी जुटाई है और क्या कुछ इस आरोपी ने पुलिस को बताया है, इसको लेकर अब पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पुलिस ने इसे कैसे गिरफ्तार किया, कहां से सुराग मिले और गुरुग्राम में यह आरोपी कहां छिपा हुआ था, इन तमाम सवालों के जवाब कुछ ही देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देगी। 4,31,000 रुपए का यह इनामी था, यानी कि 8 दिन पहले इस पर 4,31,000 रुपए का इनाम रखा गया। यह गौरव जैन इस टीचर का नाम है। इसके घर इस छात्रा की लाश मिली थी और उसके बाद से यह फरार था। उदयपुर एसीबी की टीम ने डूंगरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां एसीबी की टीम ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर उपेंद्र सिंह महलावत समेत 3 अधिकारियों को 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। डिप्टी एसीपी हैरम जोशी इस कार्रवाई के बारे में उन्होंने बताया कि डूंगरपुर पशुपालन विभाग की ओर से 11 फरवरी को 59 गोट यूनिट सप्लाई करने का आदेश मिला था। इस आदेश के तहत हर यूनिट में 5 बकरी और 1 बकरे की सप्लाई हो रही थी। पशुपालन विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद मेसर्स वागड़ गोट एंड पोल्ट्री फार्म ने 20 यूनिट की सप्लाई कर दी। इसके बदले 10 लाख रुपए का भुगतान फर्म को कर भी दिया गया, लेकिन इसके बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने 8,000 प्रति यूनिट के दर से 1,60,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद खान को उनके घर पर ही रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी डॉक्टर जावेद खान ने इस रिश्वत में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर उपेंद्र सिंह महलावत की हिस्सेदारी की भी बात कही। इसकी पुष्टि होने पर उपेंद्र सिंह महलावत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों के साथ साथ एक पशुधन सहायक को भी गिरफ्तार किया गया है। सुबह 1,60,000 रुपया अपने निवास पर लेते हुए डॉक्टर जावेद रंगे हाथों ट्रैप हुआ। पूछताछ पे पूछने पर उसने बताया कि मैं जॉइंट डायरेक्टर साहब के लिए ले रहा हूँ और उनको देने हैं। तुरंत वहाँ के उससे जॉइंट डायरेक्टर साहब से बात कराई, जिसकी भी रिकॉर्डिंग की गई। तो जॉइंट डायरेक्टर जो उपेंद्र जी हैं, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल यहाँ ले आओ आप राशि, और उसकी स्वीकारोक्ति की रिश्वत की, जिस पर पुनः परिवादी और जावेद खान को यहाँ पशु पालन विभाग में जो है वहाँ पर भेजा। तो यहाँ पर इन्होंने रिश्वत की राशि अपने सहायक जो पशुधन सहायक है अनिल, उसको संभलवाई, जो पुनः बरामद हुई। उक्त तीनों से पूछताछ ट्रैप की जाकर पूछताछ की जा रही है। जयपुर और जोधपुर में आयकर विभाग की ओर से 2 ठेकेदारों के 19 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये दोनों ठेकेदार कंस्ट्रक्शन और हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर में एक और जोधपुर में 18 ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक इन दोनों ठेकेदारों पर आय से ज्यादा संपत्ति और टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी की जा रही है।
बताना चाहूँगा कि जोधपुर में तकरीबन 18 ठिकाने बताए गए हैं। 3 बड़ी फर्में हैं जो कि कंस्ट्रक्शन व्यवसाय और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में काम करती हैं। उनके यहाँ ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अलग अलग जगह पे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, अगर इस विषय पर बात की जाए तो महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि मार्च का महीना नज़दीक है और मार्च महीने के साथ को इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से टर्नओवर रहता है उसको लेकर के आईटी विभाग समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है। लेकिन जोधपुर में एक साथ इतने बड़े ठिकानों पर अलग अलग फर्मों पर कार्रवाई जो की गई है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और कार्रवाई आज सवेरे शुरू हुई थी और तकरीबन 3 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। कार्रवाई लगातार जारी है और अभी जो स्थिति मौजूद है, हम लोग एक स्थान जहां यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वहीं हम मौजूद हैं। मैं साथी कैमरामैन शेर सिंह से कहूँगा कि कैमरे को पैन करके बताएं, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी उसके तहत जो जांच दल आया था जयपुर से और अलग स्थानों से, उन्होंने आरएसटी वाहनों में सवार होकर के वे लोग यहां पहुंचे थे और उसके बाद में लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन की बड़ी फर्म है, उसको लेकर के यहाँ कार्रवाई की गई थी और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि जब कोविड काल हुआ था और उसके अलावा अन्य विपदा के समय इन्होंने एक भामाशाह की भूमिका निभाई थी और कई करोड़ रुपए जो दान दिए थे, इस कारण से भी देखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर क्योंकि मार्च का महीना है, एंडिंग है, क्लोजिंग है, उसको लेकर के पूरा जो लेखा जोखा रहता है, क्या कुछ कमी रह गई है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं, इसको लेकर के भी है। हालांकि कार्रवाई अभी अंदर जारी है, कागज पड़ताल की जा रही है। हालांकि लोगों को आने जाने की मनाही है। सवेरे जैसे रूटीन वर्क के तहत जो लोग यहाँ आए थे उनको भी यहाँ रोका गया है, बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया है। हालांकि अंदर पुलिस के 2 जवान मौजूद है और मुख्य जो द्वार है वह बंद किया गया है। तो ऐसे अलग अलग ठिकानों पर है और एक अभी जो अपडेट मिला है उसके तहत जो व्यक्ति संबंधित फर्म के मालिक हैं उनके गांव में भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो बड़ी खबर अभी जो निकल के आई है उसके तहत ये बात जरूर सामने आई है कि इनके जो गांव है अरटिया, वहां पर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर विभाग सख्त अंदाज में नज़र आ रहा है। हैंडीक्राफ्ट की भी व्यवसायी के यहाँ कार्रवाई के समाचार मिल रहे हैं। तो 3 अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन आईटी की टीम ने है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएस प्री 2021 एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। ऐसे में अब 25-26 फरवरी को आरएस मेंस एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित सवालों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने अंकित शर्मा और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। आरएस भर्ती 2021 की प्री परीक्षा 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसका रिजल्ट 19 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे। बहुत से अभ्यर्थी प्री परीक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज आरएएस भर्ती 2021 के प्री परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने 5 प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी की ओर भेजा है। वह 1 प्रश्न का उत्तर उन्होंने नंबर 1 माना है। साथ ही 3-4 क्वेश्चन हैं जो याचिकाकर्ताओं के स्वीकार नहीं किए। इस जजमेंट से प्री का जो परिणाम है वो निरस्त हो गया। वह मेन की जो एग्जाम हो रही थी वो भी अब नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पे दिया। हमने याचिका में ये कहा कि याचिकाकर्ताओं के कुछ प्रश्न सही थे जो आरपीएससी ने गलत माने। इसी को चुनौती दी थी कि जो मॉडल आंसर की और फाइनल आंसर की है वो गलत है, याचिकाकर्ता सही हैं। इस पे हाईकोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट बना के कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद में आदेश दिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन लगाई थी चैलेंज करते हुए कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी ऑब्जेक्शन जिनके खिलाफ आरपीएससी को दिए गए थे और आरपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी ने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिए थे। उसके खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं लगी थी जिसपे आज कोर्ट ने निस्तारण किया और फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया है कि आरपीएससी का जो रिजल्ट था 22/11/2021 का, उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए और जो सर्टेन क्वेश्चंस थे जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 31, 41, 42, 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है। एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है और कुछ क्वेश्चंस पे हमारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है।
इससे ये प्रतीत है कि आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 को, वो होना अब संभव नहीं है, चूँकि अब रिजल्ट जो है प्री का वो रिवाइज होगा ही होगा, और रिवाइज होने के बाद डेफिनेटली एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनने के कारण 25 को एग्ज़ाम होना मुश्किल है। ये आज हाईकोर्ट ने फैसला फरमाया। अभी जो फैसला आया है वो 12 क्वेश्चंस पे कंटेंशन था, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस के जो हमारे ऑब्जेक्शंस थे उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। 4 क्वेश्चंस को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया है और 1 क्वेश्चन को कम्प्लीटली हाई कोर्ट ने रॉन्ग माना है। इसमें अब ये होने की संभावना मेरे हिसाब से ये है कि जो एटलीस्ट पास हैं उनको तो पास ही रखा जाएगा, और जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उम्मीद मेरी ये है कि उनको वापस आरपीएससी इनको समायोजित करेगी। जो पास है उनको निकालने की संभावना मेरे हिसाब से कम है। अच्छा, और अगर आरपीएससी डबल बेंच में चली गई तो फिर क्या होगा? सर, डिवीजन बेंच में आरपीएससी जाएगी और मुझे लगता है उसको जाना भी चाहिए अगर उसको लगता है, पर जो चीज़ सही है वो वहाँ जाके रॉन्ग तो हो नहीं जाएगी। अगर आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है तो भी जो प्रश्न रॉन्ग है, जो गलत है प्रश्न, वो सही तो हो नहीं जाएगा। अगर फर्स्ट राज्यपाल गुरमुख सिंह नहीं थे तो वो नहीं रहेंगे, वो डीबी में जाके हो तो जाएंगे नहीं, तो वो तो रॉन्ग ही रहेगा। और एक क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से 1-1.5 नंबर का फर्क पड़ता है तो 500 से 1000 बच्चे उस पर आते हैं, तो चाहे एक कैंडिडेट भी है अगर उसका राइटफुल क्लेम है तो उसको टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में। अच्छा, बच्चे तो 3 महीने का समय मांग रहे थे मेंस के लिए, लेकिन जब प्री को ही सरकार कोर्ट ने इस तरह से निरस्त कर दिया तो बच्चों को बहुत समय मिल जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट में कोई तकनीकी बाधा आ गई, भर्ती अटक गई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सर, भर्ती अटकी नहीं है, ना ही प्री कैंसिल हुआ है और ना ही रिजल्ट रद्द हुआ है। रिजल्ट को रिवाइज करने की बात हुई है। जो पास हुए हैं लगभग वो पास रहेंगे, जो रह गए हैं उनको ऐड करने की ये कोशिश है। कोई रिजल्ट रद्द हमको न्याय मिल गया, सत्य की विजय हो गई। सबसे बड़ा सत्याग्रह यही है। और सरकार की हठधर्मिता की हार हुई, और आज भी हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा है हमारे भारत देश में। कुछ नहीं कहना, खुशी हो रही है, न्यायपालिका ने सही लिया है डिसीजन। आज हम लोग अनशन पे थे, हमारी जीत हो गई है कि हमारी जीत कन्फर्म होगी, हमारी जीत हुई है। अब हम एसएमएस हॉस्पिटल जाकर जो हमारी बहनें अनशन पर थी उनका अनशन तुड़वाएंगे। छात्रों में पूरा जोश है और जो ऑनलाइन घर पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ आगे की पेपर के लिए। न्यायपालिका में पूरा विश्वास था और न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है और आगे के लिए एग्जाम स्थगित होगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हाँ, कुछ लोग अब अस्पताल में किसी भी नेता के द्वारा उनका अनशन नहीं तोड़वाया जाएगा। मैं खुद जाऊंगा अपने साथियों के साथ में और उनका अनशन अच्छा, नेताओं ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, ट्वीट किए। क्या नेताओं की चिट्ठियों और ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोर्ट ही काम आया? देखिए, इस पूरे आंदोलन से एक बात तो तय हो गई, राजस्थान की जनता का गांधीवाद से भरोसा उठ गया है। पूरा आंदोलन गांधीवाद पर था। खुद को उत्तर भारत की राजनीति का गांधी कहलाने वाला व्यक्ति यदि ये कहता है कि कि कुछ व्यक्ति जो है, कुछ छात्र जो हैं वो चाहते हैं कि एग्जाम हो, लोकतंत्र है, आरपीएससी के पास में पूरा का पूरा डाटा। आरपीएससी को तो मुंह की खानी पड़ी। जो सिलेबस चेंज हुआ था, ये कितनी सही बात थी। सिलेबस चेंज होना, इसको लेकर के भी लड़ाई जारी रहेगी अभी। सिलेबस को मैं तो कह रहा हूँ कि करते ही क्यों। एक राज्य का सर्वोच्च संस्थान है, हर भर्ती से पहले जो है सिलेबस चेंज करता है। आपके पास में अभी तक इतने स्पेशलिस्ट नहीं आए कि एक सिलेबस बना सके। मैं बताऊंगा आपको, अब पता चल गया कौन गंभीर और कौन गंभीर नहीं है। आरपीएससी गंभीरता पता चलती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हम सब अभ्यर्थियों की जीत हुई है और सरकार की जो हठधर्मिता है उसकी हार हुई है। न्यायपालिका ने हमारा जो पक्ष है उसको अच्छे से सुना है और सरकार के पक्ष को, आरपीएससी के पक्ष को खारिज किया है। सरकार अगर थोड़ी बहुत सद्बुद्धि रखती तो पहले ही हमारा पक्ष मान लेती और अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला करती, लेकिन न्यायपालिका पर हमारा जो विश्वास था उसको न्यायपालिका ने जारी रखा और हमारी जीत हुई है। देखो, हमारा पहला मामला यही है कि देश में संविधान है और उस संविधान के अकॉर्डिंग न्यायपालिका ने हमें न्यायिक निर्णय दिया और उससे हमारी जीत हुई है। हमें सभी छात्रों को बहुत खुशी की बात है। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी थी। 15 दिन से हम मेहनत कर रहे थे। हमारे जो छात्र संघ के जो हमारे नेता थे उन सब ने दिन रात एक करके सरकार की खूब मांग पहुंचाई, लेकिन सरकार ने एक भी मांग पर ध्यान नहीं दिया और रात को गहलोत सरकार ने बस का बयान देकर। और ब्रेक के बाद बात आपनो बजट की। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार कल विधानसभा में अलग से कृषि बजट पेश करेगी।
यह पहली बार है जब राज्य में अलग से कृषि बजट पेश होने जा रहा है। सीएम गहलोत ने अपने पिछले साल के बजट भाषण में अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की थी। इस बीच उन्होंने कहा कि बजट में किसानों से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसको लेकर मंत्रियों और अधिकारियों ने किसानों, पशुपालकों, डेयरी यूनियन के अधिकारियों और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों से भी बातचीत की है। वहीं मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि कल सुबह 11 बजे मैं साल 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश करूंगा। मुझे आशा है कि ये बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आमजन सहित सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का कल बजट पेश होने वाला ऐतिहासिक बजट होगा। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट पेश करने वाले हैं। जो पिछला बजट था वो ऐतिहासिक बजट था। विकास को लेकर के, वीकर सेक्शन की मजबूती को लेकर के, किसानों को लेकर के, तमाम वर्गों को साथ लेते हुए बहुत अच्छा बजट रखा था। और बजट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी उसका तकरीबन हो गया दिसंबर तक ही। मैं समझता हूं कि इस बार का बजट बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी पेश करने वाले हैं। मैं सीकर जिले से हूं, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से लक्ष्मणगढ़ से विधायक हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि सीकर और लक्ष्मणगढ़ और तमाम राजस्थान में हमने प्रस्ताव पारित करके एआईसीसी और पीसीसी के मेंबर्स के दिए हैं कि किस प्रकार से वीकर सेक्शन को, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, किसानों को लेकर के, कृषि का अलग बजट आ रहा है उसको लेकर के जो सुझाव हमारे पास थे हमने दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम कल के बजट में घोषणाओं का पिटारा तो जरूर खोलेंगे, लेकिन उससे जनता का कुछ भला होगा ऐसा लगता नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री जी रटी रटाई बात करते हैं। पिछले 3 बजट का, 3 अभिभाषण का अनुभव अच्छा नहीं है। दावा करते हैं 70% वायदों को पूरा करने का, लेकिन 70 को छोड़िए 50% से भी नीचे काम अभी तक हुआ नहीं है। घोषणाएं करते हैं लेकिन उनका क्रियान्विति ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और इसलिए किसानों की कर्जा माफी अपने आप में बड़ा मसला था, उसका एक सार्थक समाधान अभी तक करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम अभी तक हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। दौसा के लालसोट थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के अंदर छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। निजी स्कूल में पढ़ाने वाला इंग्लिश टीचर ओम प्रकाश बैरवा ने अपनी ही स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की थी। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर भेजने का प्रलोभन देकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। छात्रा ने अपने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाकर पीड़िता के गवाहों के बयान लिखित किए गए, जिसमें आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी ओम प्रकाश बैरवा को मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोरोना काल खत्म होते गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में राजनीति तेज होती जा रही है। छात्रों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज के मेन गेट पर भूख हड़ताल की। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में विकास जरूर हो रहा है, मगर छात्रों के लिए विकास किसी काम का नहीं, क्योंकि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बिल्डिंग की मांग नहीं कर रहे, हम तो यूं कह रहे साइंस वाले सो हमारी कोई दुश्मनी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। हमें यूं नहीं है कि हमें पूरा कॉलेज चाहिए, हमारे तो जितने कमरे चल रहे ना इतना चलने दो। साइंस वालों को भी आराम से काफी बड़ी जगह, हम कॉलेज एकीकरण की मांग करते हैं। हम यूं नहीं कह रहे हमें उठा के क्यों फेंक रहे हो,
18 कमरों में कोई 1-1.5 लाख स्टूडेंटों का कॉलेज चल सकता है क्या? 18 कमरों से ज्यादा तो हमारे सब्जेक्ट है। भरतपुर जिले के कामा में नगर पालिका प्रशासन द्वारा रातों रात नगर पालिका को तीर्थराज विमल कुंड स्थित फायर स्टेशन और यात्री विश्राम गृह स्थानांतरित करने के विरोध में कामा कस्बे वासियों अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। पहले दिन कामा कस्बे की महिलाओं ने भजन मंडली के साथ धरना स्थल पर ही कीर्तन कर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। विभाग की यात्री विश्राम गृह में जो कार्यालय चला जा रहा उसके विरोध में हमने धरना 25 जनवरी को चालू किया था और 29 जनवरी को हमने इसको 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया आश्वासन के बाद, लेकिन आज तक कोई आश्वासन के बाद कोई हल नहीं हुआ है। आज पुनः गंगानगर के जिला कारागृह में जॉर्डन और विनोद शोरान और लॉरेंस बिश्नोई गुट के बंदी आपस में भिड़ गए। कल देर शाम खाना खाने के दौरान दोनों गुटों के बंदियों के बीच पहले कासूनी हुई, फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड रोहिताश ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। करीब आधे घंटे तक दोनों गुटों के बंदियों में हाथापाई होती रही। बाद में काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा गार्ड के द्वारा बंदियों को अलग किया गया और अलग अलग बैरक में बंद किया गया। हाथापाई के दौरान जिला कारागृह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रखा माइक सेट, सामान और कई दूसरे सामान क्षतिग्रस्त हो गए। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का मूवमेंट कैसे देश भर में फैल गया, कैसे इसने सफाई कर्मचारियों के जीवन में बदलाव लाने की मुहिम शुरू की, ट्रेनिंग की क्या जरूरत और अहमियत है, इन सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं मिशन पानी की इस रिपोर्ट में। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये पटियाला का कैंट एरिया है। ये बेसिकली एक आर्मी एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 455 के करीब सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं जो किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। हमने आज इन सैनिटेशन वर्कर्स की फर्स्ट बैच को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लोग आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। महिला सफाई कामदार भी हैं, पुरुष सफाई कामदार भी हैं। इन लोगों को आज हमने ट्रेनिंग में सिखाया कि कोविड-19 के समय में आप काम करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका किस प्रकार से होना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रखें काम करते वक्त, और सेफ्टी एट वर्क प्लेस। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन। ये कोविड से भी खतरनाक है। क्योंकि जो हम सफाई करते हैं हमारे अंदर मिट्टी कट्टा जो भी है हमारे अंदर जाता है। हम वैसे के वैसे ही अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको भी डर है बीमारी से। इसीलिए जब मैंने सर से ट्रेनिंग ली, वैसी ट्रेनिंग किसी ने हमको कभी आज तक समझाया नहीं था। एक विश्वास की कमी देखने को मिलती है। वो जल्दी से हमारी बात नहीं सुनते हैं, कभी कभी मीटिंगों में भी नहीं आते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि क्या स्वच्छता की भी कोई ट्रेनिंग होती है। लेकिन पुराने जो विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे पास से ट्रेनिंग लेके जा चुके होते हैं, पास आउट होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस ट्रेनिंग के बाद एक पॉजिटिव चेंज, एक डिग्निटी फील की है, उन लोगों को हम अपने साथ लेके आते हैं इन मीटिंगों में। जब वो बात करते हैं तो उन्हें वो रियल फील मिलता है कि हाँ सच में इस ट्रेनिंग से कुछ फायदा है। हमारे ही समुदाय के भाई ने, हमारे ही जैसा काम करने वाले भाई ने इस ट्रेनिंग को लिया और उनको ये बेनिफिट हुए, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, फिर बाद में वो कन्विंस होते हैं। और सुनते हैं कोटा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानकारी मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम पहुंची। उसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कुछ पुलिस को संकेत मिले और जिस दिशा में अभियुक्त का मूवमेंट होना जानकारी में आया, वहां सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। अगले दिन उसकी एक स्कूटी केशवराय पाटन रोड पे एक खंडहरनुमा मकान के पीछे मिली। इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किए। जितने भी अभियुक्त गौरव जैन के परिजन थे, रिश्तेदार थे, उन पर निगरानी रखी गई। जितने भी जैन तीर्थ स्थल थे वहाँ भी इस संभावना को देखते हुए कि वो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति का होना जानकारी में आया था कि वहाँ जा सकता है, इसलिए वहाँ भी टीमें रवाना की गई।
एक साल में उसने जितने लोगों से संपर्क स्थापित किया दूरभाष पर, उन सब के रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया गया और उनसे व्यक्तिशः या दूरभाष पर उनसे भी जानकारी ली गई। ऐसा कोई अनछुआ पहलू नहीं छोड़ा गया जिससे उस तक पहुंचा जा सकता हो। लेकिन कई दिनों तक पूरी पुलिस की मशक्कत के बाद जब इसका कोई अता पता नहीं लगा, तो एक संभावना ये मानते हुए कि कहीं ऐसा नहीं हो, इस गंभीर अपराध को कारित करने के बाद वह अपराध बोध से ग्रसित होकर के और सुसाइड कर ले। इसके लिए नगर निगम के गोताखोरों की मदद से चंबल नदी में और आसपास की नहरों में जहां पर उसकी स्कूटी मिली थी वो भी प्रयास किया गया। एक तरफ जनाक्रोश, कैंडल मार्च, कोटा बंद और तरह तरह के आंदोलन की चेतावनी थी और पुलिस काफ़ी दबाव महसूस कर रही थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया और एक सुनियोजित रणनीति के तहत जो एक अनुसंधान दल का गठन किया हुआ था हमारे डिप्टी एसपीज, एडिशनल एसपीज और थानाधिकारियों के नेतृत्व में, उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसी रणनीति के तहत हमने 2-3 टीमें ये इस संभावना में, एक नोएडा में, एक दिल्ली में और एक गुड़गांव में ये लगा रखी थी, क्योंकि पुलिस को अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि अभियुक्त की सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ उसकी बहनों से थी और हम ये मान के चल रहे थे कि उसके पास जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे या वो किसी भी तरह की सहायता की अपेक्षा करेगा तो निश्चित तौर पर अपनी बहनों से संपर्क जरूर करेगा। हालांकि उसकी बहनें गुड़गांव और नोएडा में नहीं थी, वो टोंक आई हुई थी, लेकिन हमको ये विश्वास था कि वो किसी न किसी रूप में वहाँ जाने की कोशिश करेगा। इसी रणनीति के तहत हमारी जो शैडो टीम्स वहाँ पे लगी हुई थी, ये कल वहाँ अपनी बहन से संपर्क करने के लिए गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसको तत्काल वहाँ से भिवाड़ी शिफ्ट किया गया था रात्रि समय में और उसके बाद आज उसको लेकर के आए। प्रारंभिक पूछताछ में उससे काफ़ी इस घटनाक्रम के बारे में अहम जानकारी मिली है। पुलिस का अनुसंधान जारी है। अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके आधार पर इसने सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया और इसी के कारण उसने इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। सर, ये जब फरार हुआ तो कहाँ से किस रूट तय करता हुआ? ये कोटा से हरिद्वार की बस में गया था एक लड़की का वेश बना के। इसने पहले से प्लानिंग की थी और एक लड़की का वेश बना करके पहले से इसने टिकट बुक करा के लड़की के नाम से टिकट बुक कराई। हरिद्वार गया, वहाँ से देहरादून गया, फिर हरिद्वार वापस आया, फिर बरेली गया, फिर लखनऊ गया, फिर गोरखपुर गया, फिर पटना गया, फिर बोध गया, फिर मधुबन, फिर रांची, बनारस, आगरा, मथुरा, वृंदावन, वल्लभगढ़ और उसके बाद गुड़गांव। सर, इसके बाद 9,000 रुपये थे, ये इस दौरान इसके पैसे खत्म हो गए और जब पैसे खत्म हो गए तो इसने अपनी आर्थिक तंगी के कारण अंततः अपनी बहन से सहायता की उम्मीद इसको थी कि वहाँ जाकर के संपर्क करूँगा और वहाँ आश्रय पाऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारी टीम उसका इंतज़ार कर रही थी और ये पुलिस। सर, इसके पास मोबाइल वगैरह भी था या किसी आधार पर ट्रेस किया आपने इसको? अभी जो प्रारंभिक जानकारी दी है वो उसके आधार पर इसने मोबाइल को जाते समय एक तालाब में फेंकना बताया, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम इस संबंध में गहनता से अनुसंधान करने के बाद ही कुछ बता पाने की। ये हुलिया भी बदल रखा था इसने अपना? इसने पूरा अपना बाल कटवा दिए, पूरा हुलिया चेंज करने की कोशिश की और यहाँ से जब निकला है कोटा से तो एक लड़की के वेश में निकला है ताकि इसको अंदाज़ा रहा होगा कि घटना वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस तंत्र एक्टिवेट होगा, नाकाबंदी होगी, तलाशियाँ होंगी, वाहनों की चेकिंग होगी। तो इसलिए पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए इसने हर संभव प्रयास किए और कोटा से निकलने के लिए इसने लड़की के वेश में ऊपर स्कार्फ लगा करके हाथों में ये दस्ताने पहन करके ये निकला है ताकि कोई इस पर किसी तरह की शंका जाए नहीं। सर, ये रस्सी जो लाया था पहले ला चुका था, ये टिकट बुक कराए थे जिस कमरे में ये रह रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें एक ड्रॉवर में इसकी मदर के कपड़ों के ये जो कपड़ों में होते हैं ना नाड़े, वो रखे थे। उसी का उसने उपयोग किया है। जो टिकट जिसने पहले से बुक करा था टिकट, इसने एक दिन पहले टिकट बुक कराया, जिससे लगता है कि इसने प्लान्ड वे में सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, पहले भी ट्रेन का बस का सर, आंशिक सहमति की भी बात सामने आ रही है लड़के की? नहीं,
सर इसने पहली बार ही किया या वहाँ पर मिली थी, उसके बाद इसने कैसे रूट है वो? अभी तक की जो अनुसंधान के दौरान प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसमें इसने एक लड़की से सेक्सुअल असॉल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया। उसको ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रगल मार्क्स बॉडी पे दिख रहे हैं वो भी इसी बात की सूचक है कि लड़की ने रिवोल्ट किया और इसलिए लड़की का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। सर पहली बार ही किया या पहले भी कई बार प्रयास कर चुका है? और कितनी बजे बस में बैठा, कहाँ से बैठा? ये वहाँ पे केशवराय पाटन रोड पे स्कूटी छिपा करके वहीं पर इसने लड़की के कपड़े पहने, बैग में पहले से लेकर के गया था। वहाँ से लिफ्ट लेकर के नयापुरा बस स्टैंड पे आया, फिर वहाँ से एक ट्रेवल्स की बस से हरिद्वार गया। रात को? दिन में। सर पहले भी कोई प्रयास किया इसने या पहली बार ही अभी प्रयास? तक की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। मोबाइल की कॉल डिटेल सर क्या ये जैसे कभी कॉल भी करता था लड़की को, पहले ऐसा कुछ भी कॉल? एक तरफा प्रेम की बात भी आ रही है कि तो पसंद करता था लड़की को। ये तो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, तो आपस में वार्ता होना तो कोई असामान्य घटना नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है उसका जो मोटिव अपेरेंटली सामने आया वो मैंने आपको बताया। सर एक तरफा प्यार वाली जो बात चल रही है वो ऐसा नहीं, कुछ ये सारे कयास हैं। इसके मन में रहा होगा और इसने जो अटेम्प्ट किया है उसके आधार पर लड़की ने असहमति जाहिर करते हुए विरोध जताया, रिवोल्ट किया और परिस्थितियां इस तरह की हैं उस पर लगा होगा इसको कि ये लड़की किसी को बता देगी, परिजनों को अवगत करा देगी मेरे इस अटेम्प्ट के बारे में। तो इसने लड़की को ओवरकम करके और उसके स्ट्रैंगुलेशन से उसकी हत्या की। सर आरोपी मानसिक रूप से स्टेबल है या अनस्टेबल है? तांत्रिक के संपर्क में भी था? अभी तक ऐसे कोई तांत्रिक के संपर्क में होने की जानकारी नहीं मिली है। तो सर ये मतलब इसका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक है या स्टेबल है या पहले अनस्टेबल है? सर बता रहे हैं कि वही कुछ तरह से पहले से ऐसा था कुछ? क्रिमिनल माइंड है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ तो ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं है। पहले भी कोई अपराध किया ऐसा कुछ आया सर इसके अभी सामने? तक की पूछताछ में नहीं आया, फिर भी गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। जी सर इसका कोई सहयोगी तो रहा होगा इसके साथ कमरे में? अभी तक के अनुसंधान से कोई ऐसा सहयोगी सामने नहीं आया इस अपराध में वो शरीक रहा। सर घटना के बाद बहनों से जैसे संपर्क बहनों के पास गया तो बहनों से कोई बातचीत हुई हो पहले? अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि ये यहाँ से निकलने के बाद अपने किसी परिजन के रिश्तेदार के संपर्क में आया। यहाँ कोटा में भी इनके परिजनों को पता नहीं था कि कहाँ गया ये? जब ये संपर्क में ही नहीं आया तो कैसे पता लगेगा? गुड़गांव कब पहुंचा था ये? गुड़गांव कब कितने दिन हो गए? कल शाम को पहुंचा और वहाँ पहुंचते ही हमारी टीम इंतजार कर रही थी और ये गिरफ्त में आ गया। सर इसकी गिरफ्तारी तो कल ही दिखा दी आज अपने जैसे? उसको दस्तयाब करके लेके आए थे। अभी अनुसंधान अधिकारी ने इसका अनुसंधान करने के बाद इसकी गिरफ्तारी की है। अभी कोर्ट में कल ही पेश करेंगे? अभी विचार करेंगे कब पेश करना। सर 302 के अलावा वो किन धाराओं में मामला दर्ज हो गया? अभी जो पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो इसमें संभवतः पोक्सो एक्ट की धाराएं भी लगेंगी। ठीक है, राइट। लो आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।